क्या ये सही है कि सब कुछ हिप्नोटिज्म है? पॉलिटिशियंस कितने अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं, कहते हैं कि हम आपको उद्धार करेंगे। रिलीजियस गुरुज कई सारी चीजें हमसे ऐसी करवा देते हैं। हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा ये सब चल रहा है। ठीक है। ये सम्मोहन और वशीकरण, ये दोनों दो चीजें कि एक ही है? देखो, वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता। हाँ। हमारे देश में बहुत लूट हो रही है। मैंने उसे पैसे भी पे किए मेरा काम करने के लिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं और उसने फोन उठाना बंद कर दिया। वशीकरण के नाम के ऊपर हमें कोई भी बेवकूफ बना देता है। इंडिया वालों ने पाकिस्तान की टीम पे काला जादू करवा दिया था, इसलिए वो हार गए। आपकी सोच, आपका दिमाग, यही जिंदगी को डिफाइन करता है। अमीर अमीर इसीलिए क्योंकि वो दिमाग में अमीर बना हुआ है, और गरीब गरीब इसीलिए क्योंकि वो यहाँ से पुअर है। लेकिन हम अमीर क्यों नहीं बन पाते? तमाम बाबा मिलते हैं, सांप लेके घूमते हैं कि बेटा ये सांप को ना 100 रुपया छुआ दो, कि उसके जेब में पड़े हुए सारे पैसे कागज हो गए। आस्था के नाम पे सवाल मत खड़ा करो, जो बोल दिया वो मान लो। लेकिन हमें समझ ही नहीं कि भगवत गीता भी सवाल पे ही पैदा हुई थी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। खून से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखा था। हाँ, लोग सिगरेट से जला लेते थे, काट लेते थे, काट के नाम लिख देते थे। तो उन्हें एक्चुअली दर्द नहीं होता था। ऐसा है। अपने कोने में सांप जैसा कुछ देखा, सांप को लेकर फियर क्या होगा? कोई प्रोफेशनल सपेरा देखेगा तो क्या होगा? खुशी होगी। बिल्कुल। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर कहाँ से है? जहर कहाँ से आया? मेरा दिमाग अमृत भी बना सकता है और मेरा दिमाग जहर भी बना सकता है। इसको तो कुछ भी नहीं था, इसने इतने भ्रम पाल के बैठे थे। बोल रहे एक हाथी उड़ के आ रहा है। उन लोगों को क्या करना चाहिए जो ये मान के बैठे हुए हैं कि कोई बाहरी शक्ति उनको कंट्रोल कर रही है? कि बचपन से हमें सिखाया गया कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत आते हैं। हाँ। दैट इज कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। ये सब नहीं चाहिए तो फिर डिजायरलेस हो जाओ, महात्मा बुद्ध बन जाओ। संभव नहीं है आज के हाँ। टाइम में। और ज्यादातर लोग यहाँ फंसते हैं। आप लोग लगातार पॉडकास्ट देख रहे हैं और आकर के जब कमेंट करते हैं और जब आप ये कहते हैं कि इसको देख करके आप धन्य हो गए या आपको लगता है कि बहुत दिमाने बाद आपको कोई ऐसा पॉडकास्ट मिला, तो हमें खुशी होती है। और उसी को देख करके इस बार एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर के आ रहा हूँ मैं, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हो सकता है कि आपकी जो तमाम प्रॉब्लम्स थी वो आपके दिमाग की बनाई हुई थी और इसके बाद वो शायद सुलझ जाए, जैसा आप लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था। निदा फादली साहब की 2 लाइनें मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल नजारो बहुत बड़ी फनकारी है। और आपको पता है कि ये फनकारी आपके दिमाग से पैदा होती है। अमीरों का एक अपना माइंडसेट होता है, एक अपनी दुनिया होती है जिससे वो उसको देखते हैं और उनकी ज़िंदगी ठीक वैसी होती चली जाती है। एक गरीब व्यक्ति भी होता है, उसका भी अपना एक माइंडसेट होता है, उसकी अपनी एक दुनिया होती है जिसके बारे में वो सोचता है और वैसी ही उसकी दुनिया बनती चली जाती है। और इन दोनों के बीच में शिकवा शिकायतें बहुत होती हैं। गरीब आदमी ये कहता है कि अमीरों को तो तमाम चीज़ें मिल जाती है, हमें नहीं मिलती। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है ना, वही आपकी ज़िंदगी को तय करती है। आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आप जानते होंगे मयंक राठी जी को। हमारे साथ मयंक राठी जी हैं जो हिप्नोटिज्म के कोच हैं, माइंड कोच हैं, इसके साथ तमाम और चीज़ें हैं। रेकी जानते हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं और भी बहुत कुछ। मज़ेदार बात क्या है कि इनकी ये सारी विधाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये जब मंच पे होते हैं तो ये कहते हैं कि तमाम लोगों की ज़िंदगी ये बदल देते हैं। तो आइए बात करते हैं। हो सकता है कि तमाम वो समस्याएं जिसको लेकर के आप बहुत ज़माने से एक साथ चल रहे हैं वो आज दूर हो जाए। थैंक यू सो मच मयंक जी, मोस्ट वेलकम जी, ये वक्त देने के लिए। क्या आपको लगता है कि जो मैंने बोला है अपने इंट्रो में, यही ज़िंदगी को डिफाइन करता है? आपकी सोच, आपका दिमाग? यस बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि एक अमीर ने अपने दिमाग में एक दुनिया बना रखी है, वही जीता है, और गरीब ने एक दुनिया बना रखी है, वो गरीब वही जीता है। एग्जैक्टली अमीर इसीलिए क्योंकि वो दिमाग में अमीर बना हुआ है, और गरीब इसीलिए क्योंकि वो यहाँ से पुअर है। एरिस्टोटल एक बात कहते थे कि इस दुनिया में हर चीज़ 2 बार बनती है, पहले इंसान के दिमाग में, फिर बाहर की दुनिया में। तो हम एक्चुअली एक दुनिया हमारे दिमाग में बना लेते हैं, बस आंखों के द्वारा उसे प्रोजेक्ट करते हैं बाहर की दुनिया में। इसलिए गरीब गरीब है और अमीर अमीर बनते जाता है और गरीब गरीब बनते जाता है। जो लोग इसे देख रहे होंगे ना, वो सोचेंगे कि अरे भाई, हम तो अपने दिमाग में अमीर होने के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन हम अमीर क्यों नहीं बन पाते? वो सोचते हैं वो अमीर बन जाते हैं, हम भी तो सोचते हैं हम अमीर क्यों नहीं बनते? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि कई सोचते तो बहुत लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो पाना है, ये करना है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक और है। 98% लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। और उनमें से जैसा आपने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे को अमीर बनना है, ये होना है, आगे बढ़ना है, हो क्यों नहीं पाते? और वो 2% क्यों हो पाते हैं? कारण बड़ा सिंपल सा है। वो जो लोग हैं जो नहीं सक्सेसफुल हो पाते या अमीर नहीं बन पाते, कहीं ना कहीं उनके जो सोच है, जो वो माइंडसेट है, वो कॉन्शियस माइंड के लेवल तक ही है, जो उनका हमारा चेतन मन जो है, ठीक है। जो सिर्फ मन का एक 10% है। ओके।
और जो अमीर है वो जाने अनजाने वो सबकॉन्शियस लेवल पर उस अमीरी को सोचते हैं, सक्सेस को सोचते हैं, आगे बढ़ने को सोचते हैं और उनकी लाइफ वैसी रियलिटी में बन जाती है। ओके। कॉन्शियसली आप कितना भी पॉजिटिव सोचो, कितना भी बड़ा सोचो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव बसा हुआ है तो आपके लाइफ में आप पूरी लाइफ नेगेटिव ही जिएंगे। बहुत अच्छा आपने टॉपिक ले आए, आपकी दिमाग में कुछ बसा हुआ है। आपने एक बात कही थी, मैंने सुना था कि इस दुनिया में सब कुछ हिप्नोटिज्म है। क्या ये सही है कि सब कुछ हिप्नोटिज्म है? या एवरीथिंग हिप्नोटिज्म ही है कि हम हिप्नोटिज्म को लेकर देखो बहुत सारे मिथ होते हैं कि ऐसा हिप्नोटिज्म होता है, कोई किसी को कंट्रोल कर लेता है, वश में कर लेता है। हिप्नोटिज्म के इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हिप्नोटिज्म एक कन्वर्जेशन है। हिप्नोटिज्म की एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपली बीइंग ओपन टू एनी सजेशन। ओके। अगर मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ और आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पेरेंट्स कितने अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं। एक बच्चे को अपना कल्चर सिखाते हैं, रिचुअल सिखाते हैं, खाना पीना उठना बैठना सिखाते हैं और बच्चा हम देखते हैं उसमें पारंगत हो जाता है। राइट। एक टीचर कितने अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं। बच्चे को सिखाते हैं, बेटा तू स्कूल आना है तो इसी लाइन से आना है, इसी लाइन में रखकर रहकर इसी बेंच पर आकर तुझे बैठना है। 2+2 = 4, A फॉर एप्पल। और अब हम देखते हैं कि टीचर से वो बच्चा सीखता है, वो घर पे मम्मी कुछ सिखा रही होती है, बच्चा इज़ लाइक नहीं नहीं मम्मा मेरी टीचर ने तो ऐसा बोला था। तो टीचर एक बहुत अच्छी हिप्नोटिस्ट है और बच्चा एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिशियंस कितने अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं, हर 5 साल में एक नए पैकेट के साथ आते हैं और कहते हैं कि हम आपको उधार करेंगे। और जब हम उस नए को चूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि पुराना वाला बेटर था। तो वो सब क्या है, वो हिप्नोटिज्म का ही हिस्सा है कि वो आपको अपनी बातों में कन्विंस कर लेते हैं। और किसी को भी कन्विंस करना, दैट इज हिप्नोसिस। रिलीजियस गुरुज कई सारी चीज़ें हमसे ऐसी करवा देते हैं, हाँ, जो हमें लगता है यार ये बात तो सही नहीं, क्यों करे, लेकिन हम उनकी बातों से हिप्नोटाइज हो जाते हैं एंड उस वजह से हम वो चीज़ें जाने अनजाने, चाहते ना चाहते हुए भी फॉलो करते हैं। हिप्नोटिज्म को अगर हिंदी में हम बात करें तो सम्मोहन कहते हैं सर। बिल्कुल। हाँ, ये सम्मोहन और वशीकरण, ये दोनों दो चीजें कि एक ही है? नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके। सम्मोहन विज्ञान है सबकॉन्शियस माइंड का। ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा कंट्रोल पैनल है। ठीक है। तो हमें लिटरली कुछ भी बदलना हो हमारे अंदर, ओके। कुछ भी मतलब कुछ भी, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग, हमारे बिलीव्स, हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स, तो सारा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस, इनर सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में 98% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ना ही अपनी हैबिट बदल पाते हैं और ना ही अपनी बिलीफ सिस्टम बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कोशिश करते हैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर। ओके। ठीक है। और हैबिट्स और बिलीफ्स होती है सबकॉन्शियस माइंड में, और इसीलिए वो कभी बदल नहीं पाते। तो होता यूँ है कि हम कॉन्शियस लेवल को क्रॉस करके जब सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं तभी संभव है। तो ये है हिप्नोसिस। ओके। लेकिन जो वशीकरण जो कह रहे हैं, देखो वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता। ये सब क्या है कि मैं आपको बोलो, अभी पिछले एक पॉडकास्ट में था और 2 दिन पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ। यूके मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जादू तो ना वशीकरण के नाम के ऊपर हमारे देश में बहुत लूट हो रही है। लोग समझ नहीं रहे क्योंकि ये है सब दिमाग का खेल, प्लेसिबो इफेक्ट। तो मेरे उस पॉडकास्ट को देखकर यूके से एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि सर बताइए कि ये जादू टोना तंत्र मंत्र होता है क्या, ये सच होता है क्या? तो मैंने कहा नहीं होता। तो आई शेयर स्क्रीनशॉट, फिर आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता है। तो बोले मैंने एक पॉडकास्ट देखा था तो उसमें तांत्रिक था और तांत्रिक ने कहा था कि ये करके ऐसा होगा, और मैंने उसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उसे पैसे भी पे किए मेरा काम करने के लिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं और उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एंड आगे सुनना, आगे मज़ेदार है। अब वो लड़की इंडिया के साइबर क्राइम को ट्राई कर रही है फ़ोन करने का। तो वो फ़ोन लग नहीं रहा। मैंने कहा हमारे साइबर क्राइम में इंडिया के भी काम पूरे नहीं हो पाते, तेरा तो नंबर बाहर का है। मतलब इंडियंस थी जो यूके में रहती है, लंदन में। फिर उसने कहा कि मैं केस करूँगी, लॉयर हायर करूँगी, उससे मैं पैसा वसूलूंगी। बहुत पैसा दिया मैंने। तो एक्चुअली होता है क्या, देखो ये वशीकरण, ये नाम के ऊपर कुछ भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम यहाँ पर बैठे आपको को नुकसान करा सकते हैं वगैरह वगैरह। अब एक बात समझिए कि वशीकरण की हम बात करते हैं तो दुनिया में इतनी सारी राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है, कॉर्पोरेट राइवलरी है। इनके कॉन्टेक्ट जितने कॉन्टेक्ट तो किसी को हो ही नहीं सकते।
तो अगर ऐसा सच में ऐसा कुछ हो रहा होता तो क्या ये अपने ओपोनेंट वाले लोगों को इसके ऊपर ये वशीकरण नहीं करवा देते? अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि इंडिया जब पाकिस्तान से मैच जीत गई तो पाकिस्तान वालों ने आरोप लगाया कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान की टीम पे काला जादू करवा दिया था, इसलिए वो हार गए। मेरे पे भी कुछ तंत्र मंत्र के लोग आए थे, उनसे जब मैंने बात करना शुरू किया तो वो पुरानी चीज़ों पे बात कर रहे थे, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे सामने सुनने वाला वो मान लेगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आते हैं थोड़ा दूसरे उसमें घुसते हैं। क्या आपको कुछ कहना बाकी रह गया तो आप उसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ। नहीं, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान वालों ने कहा कि कोई जादू मंत्र करा दिया पाकिस्तान की टीम पर इंडिया वालों ने। हाँ। ठीक है, देखो मतलब बात वहां तक भी पहुंच चुकी, पाकिस्तान तक भी, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है। ठीक है, और दूसरा, पाकिस्तान को विराट कोहली के शतक ने हराया, ना किसी जादू तंत्र में। और वो विराट कोहली की मेहनत है कि इस एज में वो इतना फिटनेस मेंटेन करता है और 100 बनाए, इंडिया जीत गया। इसमें कौन सा जादू, कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र काम कर रहा है? अब मेहनत करोगे आपको वो सफलता मिलेगी, सिंपल। आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं चलूंगा अभी जो आप पीछे कह रहे थे ना, दिमाग में हम मिथ बना के रखते हैं, इस तरह की इमेज सेव कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ एक अलग लड़ाई छिड़ गई है। जैसे आपने वहाँ वाली बात की तो मुझे याद है कि मैंने भी एक पॉडकास्ट किया था, बहुत से लोगों ने उनको पैसा पे किया, बातचीत करने की कोशिश की। होता क्या कि अमूमन हम अपनी बात रखते हैं, एक्सपर्ट आके अपनी बात रखता है, जो सुन रहा होता है उसको अगर सच रखता है तो वो मान लेता है। यहाँ दो चीज़ें, एक विज्ञान जिसकी बात हम और आप कर रहे हैं अभी, हिप्नोटिज्म की बात, एक पराविज्ञान। तो आप पराविज्ञान जैसी किसी चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, 100%। देयर इज़ एन एनर्जी साइंस, एनर्जीज है जो वर्क करती है, तो वो साइंस होता है। साइकिक एबिलिटीज़ भी होती है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, क्लेरावॉयंट फैकल्टीज, क्लेरा ऑडियंस फैकल्टीज, सिक्स सेंस, जो हमारा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, तो वो थर्ड आई होता है, और ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जिस तरह से अभी हम आसपास जितना देख रहे हैं, तो ये सब पूरा का पूरा बेवकूफ़ बनाने का जो सिस्टम चल रहा है वो गलत है। मतलब उन सब चीज़ों के लिए देखो, सिक्स सेंस क्या होता है, मान लो आपके थर्ड आई जो एक्टिवेट हो जाती है, यानी हमारा छठा चक्र जो है, मूलाधार से लेकर शुरू होते हैं थर्ड आई तक, आज्ञा चक्र, यहाँ तक जब हमारी एनर्जी पहुँच जाती है तो हम पराविज्ञान और जो मेटाफिजिकल चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई सालों से हम जान रहे हैं, हम कई हज़ारों सालों से जानते हैं कि 9 ग्रह है हमारी गैलेक्सी में। तो हमारे साधु संतों ने कई, उनकी एनर्जीज यहाँ तक पहुँची, और जब ये थर्ड आई उनकी ओपन हुई तो जो बियॉन्ड दिस अर्थ और बियॉन्ड जो नॉलेज है, जो आप इन आंखों से नहीं देख पाते, वो उन नॉलेज को भी समझ पाए और देख पाए। उस जमाने में जब प्लेन्स नहीं थे, जब कोई रॉकेट्स नहीं थे, वहाँ जाने की सुविधा नहीं थी, सैटेलाइट्स नहीं थी अंतरिक्ष के बारे में जानने की, तो वो साइंस उसका है। लेकिन आज जो भी चल रहा है, ये सब पाखंड चल रहा है, तंत्र मंत्र, बेसिकली तंत्र और मंत्र को, वो वर्ड को इतना इजीली वो यूज़ कर लेते लोग, और उनके बारे में जनरल आदमी इतना जानता नहीं कि इसके पीछे, तंत्र और मंत्र के पीछे का साइंस क्या है। तो उस वजह से कोई भी आता है इन तंत्र मंत्र के नाम पर, वशीकरण के नाम के ऊपर, हमें कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। ऐसे इतने हज़ारों केसेस होते हैं, लोग अपनी इमेज बचाने के चक्कर में सोसाइटी में केस फाइल नहीं करते ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं, घरों में से सोना ले जाते हैं, घरों में से क्या क्या चीज़ें करते हैं, शायद बोलने में भी बुरा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपने ये बोला हिप्नोटिज्म पे, मैं फिर से वापस से आ रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पराविज्ञान पे जाएंगे तो वो एक दूसरी विधा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आज साइंस पे बात करने वाले हैं। आपने हिप्नोटिज्म की बात की, कई बार आप देखते होंगे रास्ते चलते हुए तमाम बाबा मिलते हैं, सांप लेके घूमते हैं कि बेटा ये सांप को ना 100 रुपया छुआ दो और अपने जेब में रख लेना। वो लड़का 100 रुपया अपने ही हाथ से टच कराता है और अपनी जेब में रख लेता है, पता चलता है कि उसके जेब में पड़े हुए सारे पैसे कागज हो गए। तो क्या वो पैसे निकाल लेते हैं खुद से? कैसे वो हिप्नोटिज्म क्या होता है? देखो, उसका हिप्नोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये मेंटलिज्म की टेक्निक्स होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली मेंटल स्टेज के ऊपर करता है। हम आज की तारीख में देखते हैं, जैसे शिवानी साथी, हाँ, और कई सारे मेंटलिस्ट हैं। और बाहर आप वेस्ट में जाओ तो ऐसे ऐसे इल्यूजनिस्ट है कि वो आपके सामने खड़ा है, हाँ, और खड़े होकर बॉडी के सारे एक एक पार्ट्स अलग कर देता है। जैसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट में आप देखोगे, तो उन्हें वो मेंटलिज्म के भी एक ऊपर का साइंस है, इल्यूजनिस्ट जिन्हें कहते हैं। ओके। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। अगर वो हिंदुस्तान में अगर वो तो करने लगे तो वो साक्षात परमात्मा साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो आंखों के सामने ऐसी चीज़ें करते हैं आपके, हाँ, कि मतलब इंडिया में तो तुरंत उसे जादू मानना, भगवान मानना, बिलीव करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैं ये एक बात बताइए कि आप जैसा भी बता रहे थे कि जब विदेशों में इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो साइंस मानते हैं, इल्यूजन मानते हैं। हमारे यहाँ चमत्कार मान लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कहीं कोई किसी ने पत्थर भी रख दिया तो वहाँ पूजा होना शुरू हो जाता है और बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारे उस देश के बीच में इतना गैप क्यों है साइंस को लेकर के?
देखो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वेस्ट थोड़ा रेशनल रहा है, लॉजिकल रहा है और सवाल किए वेस्ट ने। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम जो चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा सवाल करते हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप होती है, वो चीज़ ग्रो होती है। ओके। राइट। तो साइंस की ब्यूटी ये है कि साइंस को जब हम क्वेश्चन करता है साइंस, जैसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन करता है, डाउट क्रिएट करता है, उतना ही ज़्यादा ग्रो होता है, डेवलप होता है। ओके। तो एक्चुअली हमारे साथ ये हुआ कि हमें कहा गया सब कुछ मान लो, सवाल मत पैदा करो, आस्था के नाम पे सवाल मत खड़ा करो, जो बोल दिया वो मान लो। लेकिन हमें समझ ही नहीं कि भगवत गीता भी सवाल पे ही पैदा हुई थी। अर्जुन ने डाउट किए थे, बात तो सही है, एकदम सही है। अर्जुन ने सवाल किए थे, हाँ। उससे भगवत गीता आई बाहर। हाँ। तो सवाल नहीं करने से क्या होता है कि कोई हजारों सालों पहले बातें बोली गई मान ही लो, नहीं ये सही रास्ता नहीं है। आप जितने सवाल करोगे, रिलीजन पे भी सवाल करो, रिलीजन ग्रो करेगा ब्यूटीफुली होके, और ज़्यादा ग्रो करके बाहर आएगा। बस रीज़न ये है कि हम इन चीज़ों को माने बैठे हैं और वेस्ट में नहीं माना, सवाल किया तो उन्होंने इल्यूजनिस्ट बने, वहाँ पर मेंटलिस्ट बने, ये सारी चीज़ें वेस्ट से आती है। चलिए आपसे ना अभी मैं केवल जो मेंटल पावर होती है ना उसको ही समझते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, मेरा कैमरामैन जो है, आपने उसके हाथ में, ये वीडियो भी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सेकंड विंडो में, उसके हाथ में आपने सुई इस पार से उस पार कर दी और उसके चेहरे पे कोई सिकन तक नहीं आई। ये क्या था? उसको सच में दर्द नहीं हुआ, या आपने उस भाग को ही ऐसा कुछ कर दिया, हाथ के भाग को, कि वो सुन्न हो गया? आखिर वो क्या था? या उसके मेंटल पावर को आपने जीरो कर दिया था? मेंटल पावर को जीरो नहीं किया, एक्चुअली माइंड के पावर को ज़्यादा यूज़ किया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। ओके। परमात्मा का हो, कुदरत को हो, भगवान को, उसने इतने अनलिमिटेड पावर्स दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है। लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। अब मैंने आपके कैमरामैन के साथ जो भी किया, निडल वाला, वो एनेस्थीसिया, उसे हिप्नोटिक एनेस्थीसिया कहते हैं। अच्छा। लाइक हम एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, बॉडी नम हो जाती है, सुन हो जाती है, हाँ। फिर कोई पेन महसूस नहीं होता। नहीं होता। यही काम हम अपने माइंड से कर सकते हैं। ओके। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। सारे फंक्शंस मेरे डीपर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो एक, अब चलो, अब ऐसी लव स्टोरीज नहीं होती। ठीक है। लेकिन अब 80s 90s के ज़माने में जाओ, हाँ। जब एक बॉयफ्रेंड अपने खून से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखता था। हाँ, लोग सिगरेट से जला लेते थे, काट लेते थे, काट के नाम लिख देते थे। तो उन्हें एक्चुअली दर्द नहीं होता था। ऐसा है? हाँ, बिकॉज उनके पीछे प्यार था। हाँ। तो कहीं ना कहीं माइंड में वो पावर है। तो मैंने आपके कैमरामैन के उसी पावर को यूज़ किया कि उसके माइंड के पावर से पूरी बॉडी को एनेस्थेटिक बना दिया। अच्छा। नीडल थ्रू एंड थ्रू कर दिया, उसे पता भी नहीं चला। ओके। क्योंकि पेन हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, पेन हमारे माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। हाँ, ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब हम कभी डर का भी एहसास होता है हमें ना, तो वो डर पहले यहाँ से होता है, फिर नीचे पाँव तक जाता है, कभी कभी पेट में आता है। बिल्कुल। ये क्या है? देखो कोई भी विचार, कोई भी थॉट, कोई भी फियर है, पहले ब्रेन में आता है, फिर ब्रेन के पिछले हिस्से पे आएगा। हाँ। पिछले हिस्से से वो विचार, मान लो पहले फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं, ठीक है, पार्क में, गार्डन में, और अपने कोने में सांप जैसा कुछ देखा। ठीक है। अब ठीक है, सांप हो के ना, वो सेकेंडरी है, सांप जैसा कुछ देखा। अब सांप को लेकर आपके माइंड में प्रोग्रामिंग क्या होगी? उसके सारे रंग रूप कैसे चलता है, क्या होता है, सब कुछ वही याद आएगा मुझे। सांप को लेकर फियर क्या होगा? वो काट लेगा तो कोई बचता नहीं है, और उसकी कोई दवा नहीं होती, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा, जहर फैल जाएगा। हाँ, जहर फैल जाएगा। तो सांप को लेकर ये प्रोग्राम हमारे दिमाग में है। हाँ। जो हमने सुना है, देखा। एंड अब जैसे ही आपने सांप जैसा कुछ देखा, आंखों के थ्रू ब्रेन ने उसे आइडेंटिफाई किया, वो सांप है। सांप के फिर वो ब्रेन के दूसरे हिस्से में मैसेज गया, ब्रेन के दूसरे हिस्से से फिर वो मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो मैसेज जाता है बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स में विद इन अ माइक्रो सेकेंड। ओके। राइट। और वो जब वो माइक्रो सेकेंड में जाता है, और विद इन अ माइक्रो सेकेंड बॉडी या तो फाइट या फिर भागना, फ्लाइट के लिए तैयार हो जाती है, लड़ने और भागने के लिए, या लड़ने के लिए या भागने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि ये सारा सिस्टम हमारे सबकॉन्शियसली वर्क करता है। ओके। सबकॉन्शियसली आपके अंदर प्रोग्राम है। ओके। तो आपने जैसे कहा कि बॉडी में आता है, ये आता है। अब मान लो कि इसको थोड़ा कहानी को ट्विस्ट कर दो। आपने, मैंने देखा सांप, तो हमें डर लगेगा। माइंड से आपने कहा पेट में भी आता है, पाँव में भी आता है, वगैरह वगैरह, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में। अब इसकी जगह उसी सांप को कोई प्रोफेशनल सपेरा देखेगा तो क्या होगा? खुशी होगी, पकड़ लिया मुझे, चलो कुछ दिखाने के लिए मिला, दांत तोड़ देंगे, ये कर देंगे। एग्जैक्टली, धंधे के लिए नया प्रोडक्ट मिला। हाँ। तो उसे फियर नहीं होगा। हाँ। बॉडी में उसे कहीं उस टाइप के सेंसेशन नहीं होंगे जो एक दूसरे आदमी को होंगे सांप को देखकर, क्योंकि उसके दिमाग में सांप को लेकर वैसी प्रोग्रामिंग नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में 90% सांपों की प्रजाति ऐसी है जिनके डसने से इंसान की डेथ नहीं हो नहीं सकती, होगी। बिकॉज उससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में भी वो पॉइजन होता है उतना। हाँ, लेकिन 90 to 95% केसेस में सांप के डसने से डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जहर में दिमाग में है। बिल्कुल, वो प्रोग्राम मेरे दिमाग में है, जो प्रोग्राम मुझे मार देता है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग है कि सांप के डसने से डेथ होती है, तो वो हो जाती है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने अमेरिका की एक रिसर्च पढ़ी थी कि जिसमें वो किसी कैदी को मारना था, तो उन्होंने कहा था इसको मारना ही है, तो इसको इसके अंदर सांप डालते हैं, आंख में पट्टी बांधा उन्होंने, फिर सांप निकाल लिया, 2 निडल चुभा दिया, Exactly. और आंख खोलने के बाद वो मर गया, उसका पूरा शरीर भी नीला पड़ गया था। बिल्कुल। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये, देखो इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। माइंड जो मान लेता है, बॉडी उसे निभाती है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो आपने एग्जांपल दिया उसमें, उनको चुभाई नीडल, लेकिन उस कैदी को लगा कि मुझे सांप से डसाया गया है। अब उसकी डेथ हो गई, वो तो समझ आता है, बिकॉज माइंड ने मान लिया सांप ने डसाया तो डेथ होना वाजिब है। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर कहाँ से आया? जहर कहाँ से आया? हाँ, मेरा दिमाग अमृत भी बना सकता है जहर और मेरा दिमाग जहर भी बना सकता है। आपका कोई ऐसा एग्जाम्पल जब आप स्टेज पे जाते हो और लोग वहाँ पे आते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपकी ज़िंदगी में याद रह गया हो कि अरे यार इसको तो कुछ भी नहीं था और इसने इतने भ्रम पाल के बैठे थे? ऐसे कई सारे मेरे पास केस, मैं पर्सनल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ, तो कई सारे केसेस आते हैं सिजोफेनिया के। हाँ, लाइक सिजोफेनिया में लोगों को कुछ है नहीं तो भी कुछ दिखता है, कि बड़ी बड़ी मकड़ियाँ दिख रही उनको, कुछ उनके एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, बोल रहे एक हाथी उड़ के आ रहा है। तो ये दिमाग इस तरह से जो मान लेता है ना, वो उसकी सच्चाई है। जैसे मैंने कहा कि एक दुनिया हम हमारे दिमाग में बना लेते हैं, हाँ, राइट, और उस आंखों के द्वारा उस दुनिया को हम देखते हैं, और जो माइंड में दुनिया है वैसी हमें बाहर दिखती है। तो उसको बाहर कोई हाथी नहीं उड़ रहे, कोई मकड़ियाँ नहीं होती, उस सिजोफ्रेनिया पेशेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके दिमाग में है तो उसे बाहर दिख रहा है। अब उस इंसान, वो लेडी थी जो मेरे पास आई, तो अब वो मेरे पास आई, मतलब समवेयर वो जानती थी कि मेरे दिमाग का प्रॉब्लम है, बट देखो सबकॉन्शियसली कितने कंट्रोल्ड होते हैं हम। उसे डर लगता है, उसे लग रहा है ये देखो मकड़ी है मेरे सामने। अब उसे कॉन्शियसली वो समझ रही है कि यार ऐसा नहीं है, इसीलिए तो सेशन लेना ही है, लेकिन सबकॉन्शियसली इतना कंट्रोल है कि उसको रियल में दिख रही है, इसलिए वो डर है उसके अंदर। तो जो दुनिया बनाओगे दिमाग में, आप वैसी जिंदगी जियोगे। अगर एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसको समाज का प्रभाव डालने के बजाय उसको अकेले छोड़ दिया जाए, ऐसे रखा जाए कि उसके ब्रेन की डेवलपमेंट खुद से हो, तो वो ब्रेन की डेवलपमेंट कैसी होगी? देखो, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। ठीक है, ठीक है, जैसा घर का ब्रिंगिंग माहौल होता है, बच्चा वैसा बन जाता है। ठीक है, अब अकेला छोड़ दिए जाओगे तो जो वो अकेले में एक्सपीरियंस करेगा वो उसकी सच्चाई बन जाएगी। और एक किसी इंसान को सोसाइटी में रखो, फैमिली में रखो, तो जैसा आसपास एनवायरनमेंट होगा वो बच्चा वैसे बन जाएगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये मान लें कि ज़्यादातर जो लोग परेशान होते हैं उनको जो दूसरे लोगों की सोच दी गई होती है ना, वो उसको मान लेते हैं और उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी वो सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी सोच के साथ। 100%। देखो 7 साल की उम्र तक, सुनना ध्यान से, हाँ, पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता। ठीक है, यानी लेफ्ट ब्रेन नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। ओके, हम सिर्फ सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड एज वी ऑल नो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सजेशन मान लेता है वो हमारी सच्चाई बन जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसी सजेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाता। यही काम हम हिप्नोसिस में करते हैं कि लोगों को हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाकर सजेशंस डालते हैं। ओके, अब 7 साल की उम्र तक एक बच्चे को जो दिखाया जाए, जो समझाया जाए, वो वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इसको रिलीजियसली ना ले, इसको हम साइकोलॉजिकली समझते हैं। लाइक एक रिलीजन में ऐसा होगा कि जहाँ पे कोई नॉनवेज खाया जाता है, तो उसने देखा है कि बकरा कटता है या ब्लड आता है, तो जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो चीज़ें देखते हुए बड़ा होता है, तो उसके लिए वो चीज़ें कॉमन होती है, नॉर्मल होती है, उससे कोई घबराहट नहीं होती। अब मान लो एक जैन परिवार का बच्चा है, अरे यहाँ चींटियाँ भी पैर में बचा के चलते हैं, राइट, जो प्याज लहसुन भी ना खाता हो, वो कभी उस चीज़ को देख लेगा तो क्या होगा? उसका दिमाग फेल कर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा वो। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चक्कर आ जाएंगे, फेंट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग उस वे में नहीं हुई। तो जो प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में, हम आसपास जो भी चलता है, ब्रेन उससे एसोसिएशन बना लेता है, चाहे वो जो भी हो, फिर वो अच्छा हो उससे भी एसोसिएशन बना लेगा,
और जो बुरा होगा उससे भी एसोसिएशन बना लेगा। तो 7-8-9 साल की उम्र तक हमारा माइंड पूरी तरह से 70% तक प्रोग्राम्ड हो जाता है, जो हमने देखा सुना एक्सपीरियंस किया उसको लेकर, और फिर पूरी ज़िंदगी हम उस प्रोग्रामिंग के तहत ही अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं। एक बात बताओ आप। इसलिए एक और बात ऐड करना चाहूँगा हाँ। कि देखो उस 7-8-10 साल की प्रोग्रामिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि इंसान पूरी ज़िंदगी उसे बदल नहीं पाता। अब देखो कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि उनकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव प्रोग्राम हो चुके होते हैं, लाइक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, या क्रिटिसिज्म मिला हो बच्चे को, बच्चे उनमें क्रिटिसाइज़ किया हो, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो बेकार बच्चा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो ये क्या होता है, एक प्रोग्राम के तहत हमारे माइंड में बैठ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ जैसे बड़ा होता है वो प्रोग्राम के साथ बड़ा होता है, और वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म मिला है, वो उसकी सेल्फ इमेज बन गई है। इसीलिए देखो ज़्यादातर लोग जो होते हैं दुनिया में, वो 95% लोगों को पता होता है उनकी ज़िंदगी में कि क्या करने से मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं। 95% लोगों को पता होता है कि क्या करने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन साल दर साल वही गलती मिस्टेक करते रहते हैं। यू नो द रीज़न इज दे आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट। वो प्रोग्राम हो चुके हैं वो करने के लिए। अब उनके कंट्रोल में नहीं है वो प्रोग्रामिंग्स, वो बिलीफ सिस्टम, बिकॉज वो सबकॉन्शियस इनर माइंड में है, जो ऑटो पायलट मोड पे वर्क करती है। कि मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि जो आजकल बहुत से लोग भूत प्रेत नज़र टोने टोटके के लिए सवाल करते हैं, तो ये तो सारी उनके दिमाग के अंदर की चीज़ है जिसके लिए वो बाहर ढूंढते रहते हैं लोगों को, और सच में ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता नहीं होती है। देखो यार, भूत प्रेत टोना टोटका ये सब हमारा दिमाग का वहम है, प्लेसिबो इफेक्ट है। मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ ना कि बहुत से लोग ना इस तरह की चीज़ों पे भाग के जाते हैं, जब वो अपने दिमाग से हार जाते हैं ना, खुद से हार जाते हैं, उनको लगता है अब तो मेरा बस नहीं चल रहा है, मतलब मुझ पे कुछ किया गया है। उनके लिए ये सवाल है कि भाई आप अपने दिमाग के पावर को ना और बड़ा करो, इसको खोलो और उस तह तक जाओ जहाँ ये मुश्किलें सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जो ये मान के बैठे हुए हैं कि कोई बाहरी शक्ति उनको कंट्रोल कर रही है। देखो, अगर मान के बैठे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको उसको बिलीव को फेड करना होगा। आपको उस चीज़ों को साइकोलॉजिकली भी समझना होगा। अगर आप बिलीव कर चुके हैं तो खुद भगवान उतर जाए ना आके आपको बताए, तो भी आप उसमें बदल नहीं सकते। हेनरी फोर्ड कहते थे एक बात कि अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो, और अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, इन दोनों ही सूरत में आप सही हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सूरत में वो आपकी बिलीफ बनती है। तो वट एवर यू बिलीव वो आपकी रियलिटी है। फिर वो बाहर से कोई आपको बदल नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि बाहरी शक्ति मुझे कंट्रोल कर रही है, कोई जादू टोना टोटका कर लिया किसी ने, जैसा आपने यूज़ किया वशीकरण कर लिया, देखो ये सारा खेल होता है हमारा प्लेसिबो इफेक्ट माइंड का। मेरे को माइंड में फॉर एग्जांपल देखो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, रात होती है, ठीक है, और हमने एक टीवी प्रोग्राम देखा, ठीक है, कि एक दिन एक और मान लो लेडी होती, लेडी ने देखा कि एक दिन एक लेडी घर में अकेली थी, और चोरों को पता चला कि लेडी अकेली है। उसने प्रोग्राम देखा कि रात के अंधेरे में वो घुस के आए, घर से सोना चुराया, उसको मार के ले गए। अब वो प्रोग्राम जो उसने टीवी पर देखा वो उसके दिमाग की मेमोरी में है। ठीक है, ठीक है, अब वो मेमोरी में है। अब देखो जिस घर में लेडी कई सालों से रह रही है, अब मान लो एक दिन अचानक से अकेली है, अब वो एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, वैसा बन रहा है, और उसके मेमोरी पैटर्न्स एक्टिवेट होते हैं। तो उसे लगता है रात अंधेरी है और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, चोर आ सकता है, मर्डर कर सकता है, सब कुछ चुरा सकता है, तो उसको वैसे घबराहट होने लगती है। तो जो हम जो मान लेते हैं वो हमारी सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको जान के हैरानी होगी कि बचपन से हमें सिखाया गया कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत आते हैं, तो हमें रात को अंधेरे में डर लगता है। अगर बचपन से अगर हमें ये सिखाया जाता है कि सूरज में दिन में भूत प्रेत आते हैं, तो एक्चुअली हमें दिन में डर लगता, बात तो सही है, और रात में हम एक्चुअली कंफर्टेबल फील करते। सब कुछ हमारा प्रोग्राम है। बिकॉज बच्चा जो माँ के पेट में होता है कई महीनों तक, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, बच्चा कभी डरता नहीं उसमें। हाँ, बात तो सही है, बिल्कुल नहीं डरता। बाहर आके हमें सिखाया जाता है अंधेरे में ऐसा होता है, अंधेरे में वैसा होता है, ये है वो है। तो वो हमारा जब प्रोग्राम बनता है तो वो हमारी रियलिटी होती है, हमारी बिलीफ बनती है। हमारी बिलीफ जो है हम वैसा ही फील करते हैं। मैं इसको बहुत करीब से इस बात को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग गांव से आते हैं तो तमाम ऐसी बातों को हमारे जहन में भर दिया जाता है, ताउम्र
जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हम मान के बैठे रहते हैं, जैसा आप कह रहे थे Exactly. कि हम उसको बदल नहीं पाते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग हिप्नोटिज्म के जरिए किसी की सोच बदल सकते हैं क्या? अतीत को क्लियर करके वर्तमान बेहतर बना सकते हैं क्या? आप एनएलपी ट्रेनर भी हैं, इसलिए भी ये मेरा सवाल है कि ये कहते हैं कि किसी को ठीक करना है तो उसके अतीत को, अभी आप बता भी रहे थे कि हम सोच बदलते हैं, कैसे करते हैं ये? देखो, हिप्नोसिस का एक सिंपल डेफिनेशन है। जो प्रोग्राम बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ, माइंड प्रोग्राम की, वो हमारे डीपर सबकॉन्शियस माइंड में हो ठीक है। जाते हैं। जैसे हम बड़े हुए जो हमारा एक्सपीरियंसेस बनते हैं, वैसे हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है और ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी दुनिया जीते हैं। ठीक है। इसीलिए हर इंसान की दुनिया अलग है। ठीक है, हाँ हर बिल्कुल इंसान के लिए सर्वेश जी अलग है, मेरे लिए अलग है, आप दुनिया के हर इंसान के लिए सर्वेश जी अलग है। सही। जी। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम ऑफ माइंड सर्वेश जी है। ठीक है। सर्वेश जी तो एक ही है। ठीक है। तो हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, उस इंसान को हिप्नोटाइज करते हैं। ओके। हिप्नोटाइज करके जो कॉन्शियस माइंड है उसको साइड करते हैं। ओके। और जो कंट्रोल पैनल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कुदरत की दी हुई हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हम उसको एक्सेस करते हैं। और वहाँ पर जाकर कोई भी प्रोग्राम को लिटरली एक कंप्यूटर के जैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह हम पुराने प्रोग्राम्स को डिलीट करके नए प्रोग्राम्स डाल सकते हैं। संभव है। और ये 100% हम पिछले 17 सालों से ये कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो वो पूरी तरह से हम उस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। पूरी तरह से एक नया इंसान बनाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की टेक्निक से, बिना चीड़ फाड़, बिना कुछ ऐसा किए हुए? देखो, मन के अंदर जो मन को कैसे चीर फाड़ोगे? मन को फिजिकल चीज़ तो है ही नहीं। वो जो हमारे इंप्रेशन होते हैं माइंड में, जो हमारे प्रोग्राम और इम्प्रेशंस है, हम उस लेवल पे माइंड को लेकर जाते हैं जिस लेवल पर वो है। उस लेवल पर, उस सबकॉन्शियस लेवल पर जाने के बाद फिर कुछ भी करना एकदम आसान है। ये एक बार की प्रक्रिया होती है या बार बार करना पड़ता है इसको? डिपेंड। देखिए, अभी कई सारे अलग अलग केसेस आते हैं हमारे पास। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो कोई गया। एक केस उठा लो, आप नाम मत बताओ, कि एक ऐसा केस आया था और उसको आपने कैसे किया, क्या किया उसमें? देखो, ऐसे कई सारे केस है। लाइक एक नींद का प्रॉब्लम था एक लेडी को। ठीक है। तो अब वो, उसकी हालत ऐसी थी कि वो उससे मुश्किल से 2 घंटा सो पाती थी नाइट में, 1.5-2 घंटा, वो भी अर्ली मॉर्निंग नींद आती थी। अब कई सालों से इंसोम्निया इशू था। तो उसके बाद उसको सेशन लेने के बाद हुआ क्या कि सेशन जब हमने दिए उसको, कुछ 4-5-6 सेशन लगे हिप्नोसिस के, तो अब वो उसके बाद 8-8 घंटे सोती है। अच्छा। उसकी स्टेट ऐसी हो गई थी, मतलब क्योंकि नींद नहीं आती तब इंसान मेंटली पूरी तरह से परेशान होता है। तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि पति से झगड़े होना शुरू हो गए थे, बच्चों को मारपीट करना शुरू हो गई थी, एंड वो सारी चीज़ें, डिवोर्स तक बात आ चुकी थी। लेकिन फिर उसने ये सेशन लिए, हिप्नोसिस के थ्रू वर्क किया। अब वो आसानी से 8 घंटे रात को सो पाती है। इनफैक्ट जब चाहे दिन में भी सो पाती है। एक बार किसी का आपने सेशन ले लिया, उसके विचारों को आपने रिमूव किया, नए विचार आप विचार नहीं, प्रोग्राम मतलब आपने नए प्रोग्राम फिट किए, तो वो क्या कितनी देर तक कारगर रहता होगा? हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए, नए लोगों के टच में आए और फिर से उसके विचार पुराने हो जाएं? नहीं। सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो परमानेंट होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे अभी बैठे हो, ठीक है। आपके बोलने का टोनैलिटी, ठीक है। आपके खाने का तरीका, ये क्या है? आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, नहीं। क्योंकि यू आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट। ओके। आप जैसे चलते हो, तो ये सब प्रोग्रामिंग है। तो इसको कब बदला जाएगा? जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे जाओगे तभी इसको बदल पाओगे। तो ये परमानेंट इसीलिए क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे चले गए। जो भी काम हम रिपीटेडली करते हैं कॉन्शियस माइंड से, वो काम रिपीटेशन के थ्रू सबकॉन्शियस में चले जाता है। ठीक है। और वो हमारा परमानेंट नेचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग अ कार, फर्स्ट टाइम हम कॉन्शियस माइंड से कार चलाते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेडली चलाने के बाद क्या होता है? हैबिट में आ जाती है। वो हैबिट में तब आती है जब वो कॉन्शियस फिल्टर क्रॉस करके सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो फिर वो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। फिर अब हमें कार ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह से बीमारियों पे भी आप लोग काम करते हैं? 100%। बीमारियों पे कैसे काम करते हैं? जैसे आजकल तो बड़ी खतरनाक बीमारी चल रही है, किसी को कैंसर हो गया, और एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं होती, जबकि वो खुद कैंसर का 40,000 ऑपरेशन कर चुके थे, तो उन्होंने बताया भी उसके पीछे। तो क्या ये सच है कि बहुत सी बीमारियां दिमाग से उपजी होती हैं? बहुत सी नहीं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 90% डिजीज़ हमारी साइकोसोमेटिक होती है, जो माइंड से पैदा होती है। ओके। जिनका बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है। और वो जो बीमारी माइंड से पैदा होती है, आप उसको बॉडी लेवल पे कोई भी दवाई से क्योर नहीं कर सकते। फिर वो कैसे होती हैं? वो माइंड से जो ओरिजिन हुई है, जो जिनका ओरिजिन माइंड है, जिन डिजीज़ का, वो माइंड से ही क्योर होगा। और 10% डिजीज़ ऐसी होती है जिनका ओरिजिन बॉडी है,
और वो बॉडी से ही क्योर हो सकती है, वो माइंड से क्योर नहीं हो सकती। तो इसको पहचाना कैसे जाए कि ये बॉडी की मतलब प्रॉब्लम है और ये दिमाग की प्रॉब्लम है? देखो, हम आजकल देख रहे हैं कि लोग बीमार पड़ते हैं, दवाई पे दवाई लेते जा रहे हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बीमारी कहीं यहाँ पर है। है। अब मान लेते हो, फॉर एग्जांपल समझो कि आपको जान के हैरानी होगी कि एक पूरे कंट्री की एवरेज एज भी एक हिप्नोटिक सजेशन है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और जैसे बीमारियाँ, जैसे हम मान लेते हैं, देखो कि हमारे देश में क्या, देखो हम 40-45 के साथ बाद इंसान क्या होता है, चलो यार अब हम तो हाँ। बूढ़े हो गए हैं, अब तो ये हो गया, अब हमारा ज़माना चला ये गया। कॉमन डायलॉग है, हर आदमी मारता है। ये हमारे कल्चर में है। आप देखो, हाँ। कहीं बाहर वेस्ट में जाओगे तो वो अभी भी कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। लेकिन हमारे क्या, अब तो ठीक है, अब तो हो गए 40-45 के, 50 के, क्या है, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो शरीर में बीमारी लगेगी ही। तो ये जो माइंडसेट है ना कि अब तो कमज़ोर हो गए, अब तो हमारी एनर्जी कम होगी, तो वो बीमारियां लाता है। ओके। कुदरत ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है कि आप 45 को हो गए तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी किसी की उम्र देखकर थोड़ी आती है। यहाँ तो लोग सोच के बैठे हैं कि इस उम्र में दांत गिर जाएंगे, इस उम्र में बाल गिर जाएंगे, इस उम्र में मतलब बॉडी कमजोर होने लगेगी। इसको थोड़ा और इलेबोरेट कीजिए, क्योंकि ना जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि कैसे हम जब पैदा होते तभी ये सोच लेते हैं कि यार 20 साल तक ये, 30 साल तक ये, 4 साल तक, 40 साल तक पहुंचे पहुंचे आंखों की रोशनी कमजोर होगी, 50 साल तक बाल झड़ जाएंगे, 60 साल तक दांत गिर जाएंगे, उसके बाद तो भजन करना है, प्रभु का नाम लेना है और फिर एक दिन चले जाना है। और अमूमन सबकी लाइफ ऐसे ही चलती है जैसे वो सोचते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली जो मान लिया हमने, तो इसी वजह से उस एज में आते आते जी। उनके साथ ये सब होने लगता है। देखो ना, डायबिटीज़ में हम क्या है, नंबर 1 पर वर्ल्ड में। मतलब हमारे डायबिटीज़ के लोग ने काउंटिंग कर ले कितने लोगों को डायबिटीज़ है 40s में, तो कई यूरोप के शहरों से कई यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ है उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा यहाँ डायबिटीज़ के मरीज़ होंगे। हाँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम मान बैठे हैं। माइंड जो मान लेता है वो हमारी सच्चाई बना देता है, बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, बॉडी हमारे माइंड की गुलाम है। एक एवरेज एज, जैसे मैंने कहा कि कंट्री की डिसाइड होती है, एक हिप्नोटिक सजेशन है। आप ठीक है 55-60 के हो गए, अब कितनी ज़िंदगी बची है, और आप पाओगे कि मतलब उस पर्टिकुलर एज में आने के बाद इंसान की जनरली उस कंट्री में आप पाओगे रेशियो में मैक्सिमम लोग उस एज में उनकी डेथ हो जाती है। जापान में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग 108, 110, 115 साल तक जीते, क्योंकि वहाँ पे वैसे सजेशंस नहीं है, वैसा मान नहीं बैठे। बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं है वहाँ। कंप्लीटली सब कुछ आपके बिलीफ पर है, जो मानते हो वही सच है। ऐसे लोगों को कैसे आप दुरुस्त करते हैं? बीमारी के लेवल पे जो लोग दिमाग में होते हैं और उनको बीमारी हो गई है, तो उनको कैसे क्योर करते हैं आप लोग? कैसे उनके थॉट प्रोसेस को बदलते हैं? जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल सा है कि हम हिप्नोसिस के थ्रू उन्हें हिप्नोटाइज करते हैं। अब हिप्नोसिस क्या है? एक मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन है। और उस स्टेट में आपका जो कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिकल माइंड है, वो साइड हो जाता है। ओके। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए। अब एक बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, वो अपने आप को बोलता है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। समवेयर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो नहीं पाता। नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड का फिल्टर है बीच में, वो सबकॉन्शियस तक बात जाने नहीं देता। तो हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, वही कॉन्शियस माइंड के फिल्टर्स को ब्रेक कर देते हैं। ओके। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ओके। डायरेक्टली सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हैं। जब वहाँ सजेशन डालते हैं यू आर कॉन्फिडेंट, तो ऑटोमेटिकली जैसे इंसान नर्वस होता है, नर्वस होने में उसे कोई एफर्ट्स नहीं लगते, वैसे ही कॉन्फिडेंस होने में उसे कोई एफर्ट नहीं लगते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो आपने डाल दिया कि भाई आपके दिमाग में बीमारी नहीं है, ये डालोगे आप ना? मतलब हाँ, अलग अलग तरीके हिप्नोटिक सजेशंस देने के कुछ तरीके हैं। ओके। कुछ साइकोलॉजिकल वेज होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से सजेशंस देते हैं, सब्जेक्ट को इमेजिनेशन में डालते हैं, कल्पना की दुनिया में डालकर हील करते हैं। तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। क्या स्ट्रांग माइंड और कमज़ोर माइंड जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं, माइंड पावरफुल ही होता है, माइंड कोई स्ट्रांग और कमज़ोर नहीं होता। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितने माइंड पावर का कितना यूज़ करते हैं। अच्छा। कुदरत ने पावर बहुत अनलिमिटेड दी है, अब उसका यूज़ कितना करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आजकल देखा जाता है ना, कई लोगों को वो लोग कहते हैं ये तो मंद बुद्धि है, या इसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। वो क्या केसेस होते हैं? देखो, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वो तो ठीक है, वो कुछ रीज़न की वजह से उनके ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो मंदबुद्धि होते तो उनका कोई इलाज भी नहीं है, हिप्नोसिस के थ्रू भी उनका कोई इलाज नहीं है।
क्या आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं नहीं आती होंगी? आप कैसे फेस करते हैं? मैं पर्टिकुलर अगर आपकी बात करूं, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर आदमी के जीवन में आती हैं, तो वो अगर आपके जीवन में आती हैं तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? देखो, मुझे कुछ लाइफ में लोगों को ठीक करते करते, उनके साथ डील करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप भी सीखते हो लाइफ में, ओके। और एक्सपीरियंस लेते हो आप अपने लाइफ में। मुझे लाइफ की कुछ एक दो चीज़ें बहुत समझ आई, वो बहुत गहरे में मेरे बैठ गई वो रियलिटी। जी। दैट इज़ कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। हम्म। ना आपकी हैप्पीनेस परमानेंट है और ना ही आपकी खुशी। सैडनेस परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट में आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, देखो बहुत सिंपल सा लॉ है कि लाइफ में आप जितने एम्बिशियस बनोगे, जितने ज़्यादा डिज़ायर रखोगे, उतने चैलेंजेस होंगे। जितने चैलेंजेस होंगे, स्ट्रेस भी होगा, आपको फाइट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सब नहीं चाहिए तो फिर डिज़ायरलेस हो जाओ, महात्मा बुद्ध बन जाओ। ये तो संभव नहीं है आज के हाँ। टाइम में। तो नहीं, संभव तो सारा है, आज का टाइम पुराना टाइम नहीं, बट डिपेंड्स आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो। तो अब उन सब चीज़ों में जब प्रॉब्लम्स भी आती है तो मैं कभी रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज़ प्रॉब्लम है, हाँ। ये टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। आज जो प्रेजेंट में इसका जो मेरे पे इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव, या मैं सोच रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू नहीं रहना। और जब ये कंटिन्यू नहीं रहना मुझे समझ आती है, और वो रियलिटी भी है, तो वो क्या होता है कि उस प्रॉब्लम का इफेक्ट मेरे पर कम होता है। कम हो जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ फंसते हैं, जब वो परेशानियों में होते हैं, वो पूरी तरह से टूटते क्यों है? क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय ये समझ नहीं होती कि ये प्रॉब्लम परमानेंट, आज नहीं तो कल कुछ बदलेगा। लाइफ एक हो ही नहीं सकती। आप आज भी आप देख लो सर्वेश जी, आप साल भर 2 साल पहले जो इंसान थे आप वो नहीं हो। नहीं है। 2 साल पहले, आप 5 साल पहले जो इंसान थे आप वो नहीं हो। बिल्कुल नहीं है। आप बदलते रहते हो। तो वो कुदरत का नियम है बदलना, और लोग उसमें स्टक कर के पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो एक तरीके से हम मान लें कि आपके पास ज़िंदगी का जो अनुभव है उसके हिसाब से आप मोटिवेशन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन आपके साथ चल सकता है, कोई दूसरा इसको कैसे फॉलो करे? देखो, उसमें इस फॉलो करने के लिए या तो हिप्नोसिस सीखे, अपने आप को इस तरह प्रोग्राम करें। मैं बहुत सारी सेल्फ हिप्नोसिस भी करता हूँ अपने लिए। ठीक है। जैसे मैं खुद भी एक बड़े प्रॉब्लम में था लाइफ में, एक टाइम पे सुसाइडल टेंडेंसी थी मुझे। मैं खुद एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से एक बड़ी परेशानी में था। एक अजीब सा फोबिया था मेरे अंदर, लोगों को फेस करने का। लोगों को फेस करने का? मेरे परिवार के अलावा मैं किसी और से बात करने में डरता था। ओके। तो उन सब चीज़ों को मैंने हिप्नोसिस के थ्रू प्रोग्राम किया, रीप्रोग्राम किया अपने आप को, उन सारे डर को भगाया है मैंने। तो या तो आप हिप्नोसिस से यूज़ कर सकते हो अपने माइंड पावर का, बिकॉज माइंड के अंदर इतने अनलिमिटेड पावर है, बस हम वो अनयूज्ड है पावर्स सारे, और हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो फिर हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कर सकते हैं, अपने अंदर कुछ भी बदल सकते हैं। अगर किसी को ये जांचना हो, जैसे हर आदमी तो अपने हिसाब से ठीक ही होता है, आप किसी से बात करने जाओगे और अगर उसमें थोड़ी कमियां निकालोगे तो बोलोगे ना मैं ठीक हूँ। अगर सच में किसी को अपनी समीक्षा करना हो कि हम कैसे हैं, हमारा माइंड कैसा है, तो इसका कोई तरीका होता है? देखो, उसको तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। हाँ। कि उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। ओके। अपनी कमियों को स्वीकार करने का एक बहुत बड़ी करेज चाहिए उसके लिए, बहुत बड़ा। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, अमोन हर आदमी तो मानता कह रहे मैं ठीक हूँ, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। पूरा झगड़ा ही इसी बात का है कि तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, भले ही मैं अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ। देखो, यही होता है, हर इंसान को कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं हर इंसान के, कि उसे लगता है वो सही है और उसकी ज़िंदगी में उसे जस नहीं मिला। हाँ। कि जो उसने किया उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो कुछ कॉमन चीज़ें, कई इंसान को लगता है मेरे तो किस्मत नसीब ही ख़राब है। हाँ। मैं घर से निकलता तभी बारिश होनी थी। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, ये जो आप बता रहे हो ना, ये भी एक मेंटल कंडीशन है। ये भी लोग मान के बैठे रहते हैं मेरी किस्मत खराब है। ये उनको कहाँ से पता चला? जो दूसरा बोलता है उसको वो कॉपी कर लेते हैं। जो देखो, अगेन ये सारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। जैसा हमने बात की कि 40-45 में आके हमारे देश में एक माइंडसेट बन गया कि अब क्या ही उम्र हो गई। तो होता क्या है, देखो कि आपके अंदर प्रोग्राम है 40-45 के बाद आपको लाइफ में कुछ खास बचा नहीं है। आजकल तो रिटायरमेंट तक की प्लानिंग करवा देते हैं लोग। तो बुढ़ापा आ गया ऐसा करके। तो होता क्या है कि जब आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करोगे, नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो ब्रेन आपको वो केमिकल्स और वो एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करेगा। ब्रेन बगैर रीज़न कोई काम नहीं करता। जब तक आप उसे कुछ दिखाओगे नहीं कि मुझे ये करना है, तब तक वो आपके अंदर ना वो जोश भरेगा, ना वो एनर्जी भरेगा, ना ही वो कॉन्फिडेंस देगा, ना ही वो फीलिंग्स देगा कि जिससे आप वैसा फील कर पाओ जवान की तरह। तो इसी तरह जो ये किस्मत नसीब है, तो आपने मान लिया कि किस्मत नसीब है, नसीब मेरे तो ख़राब ही है भाई।
मेरे को आज लेट हो रहा था और मैं घर से निकलते तभी बारिश हुई। हाँ हाँ ठीक है। अक्सर लोग यही करते हैं, अपने अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए डिफेंस करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो होता कि किस्मत नसीब पे डाल देना एक बहुत अच्छा एक बहाना हो गया कि भाई किस्मत नसीब पे डाल दो ताकि हमारी जिम्मेदारी ना हो। हाँ हाँ क्योंकि सबकॉन्शियसली क्या होता है कि फिर इससे हम फ्री रहते हैं, वो डरते हैं हम कि अपने पे ले लिया तो फिर हमें अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी खुद के ऊपर। तो आसान रास्ता ह्यूमंस ने क्या अपनाया साइकोलॉजिकली, सारा खेल किस्मत नसीब पे डाल दो। और उस वजह से, लेकिन वो डेंजरस भी है ही, खूब है। वो इतनी डेंजरस है कि पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उसे, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है जो आप ये कह रहे हैं ना कि मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। कोई रहा Exactly. होगा बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का व्यक्ति जिसने ये कहा और उसको प्रूव किया होगा। देखो 100% एक चीज़ समझते हैं हम, साइंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़ को समझते हैं कि कई लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करते हैं। हाँ ऐसे समझते देखो, अब जो लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते थे, कई लोग हम देखते हैं कि नॉर्मल आदमी नहीं कर पाते लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। वो कौन कर पाते पता है? कौन? जो अपने सपनों को गोल्स बना देते हैं, जो अपने पैशन को अपना मिशन बना देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर जाते हैं। हमने कई एथलीट देखे होंगे जो अपनी बॉडी की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको देखकर हम बिलीव नहीं कर पाते। हम ऐसे कई साइंटिस्ट देखते हैं जो ऐसी ऐसी डिस्कवरी करते हैं जिसको देखकर हम दांतों तने चने चबा लेते हैं, मतलब ये कैसे कर दिया। हम ऐसे कई बिजनेसमैन देखते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर देते हैं, नए इन्वेंशन करते हैं और हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। जैसे एलन मस्क आज ब्रेन में चिप ला रहा है। हाँ, अपने आप में बड़ी अनोखी बात है। मैंने जब सुना था तो मुझे लगा अरे कैसे पॉसिबल है। यस, दैट्स व्हाट आई कॉल द साइंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करते हैं ये लोग? ये कोई मैजिक है? नहीं, कोई मैजिक नहीं है। आपको पता है सक्सेस क्या है? क्या है? सक्सेस के पीछे साइंस होता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सब सक्सेस के पीछे साइंस कैसे होता है। देखो, इतिहास गवाह है जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ बड़ा काम किया है। हाँ, वो काम कैसे बड़ा किया पता है? या तो उनका माइंडसेट अलग हुआ, मेंटालिटी डिफरेंट हुई, वो दूसरी न्यूरो साइंस उसके पीछे वर्क कर रही थी। देखो, उन लोगों में, नॉर्मल लोगों में फ़र्क क्या होता है, सक्सेसफुल लोगों और नॉर्मल लोगों में? एक आदमी जो मान लेता है कि नहीं मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो वैसा एक्शन लेता ही नहीं है कि जिससे वो कुछ कर पाए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, मान्यता का खेल, बिलीव। और जो सक्सेसफुल लोग है वो ये सोचता है कि मैं इसको पॉसिबल करूँ कैसे। एक बोलता है मेरे से ये हो ही नहीं सकता और एक बोलता है मैं इसको पॉसिबल करूँ कैसे। तो जैसे वो सवाल करता है इसको मैं पॉसिबल कैसे करूँ, वैसे रास्ता दिख उसका ब्रेन, सुनो साइंटिफिकली बता रहा हूँ, उसका ब्रेन वो रास्ते दिखाना शुरू करता है, इंट्यूशन दिखाना शुरू करता है, मोटिवेट करना शुरू करता है अंदर से कि इस वे में काम किया जा सकता है। और वो उसके लिए दिमाग में पॉसिबल लगने लगता है और वो काम कर जाता है। तो वहाँ पे ये जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल बनना शुरू हो जाता है। एक मान लेगा मैं नहीं कर सकता तो वो कभी कर ही नहीं सकता, वो एक्शन ही नहीं होंगे उससे। और एक बोलेगा कि मुझे कैसे करना है, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, जिससे हम ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, न्यूरो साइंस में ओके, कि जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं बार बार, तो हमारा ब्रेन एक न्यूरल पाथवे बनाता है। ओके, उस न्यूरल पाथवे के कारण हम नए एक्शंस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल का, हम जब बार बार किसी चीज़ की कोशिश करते हैं ना, तो ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे बनता है। जैसे पहली बार हमने साइकिल चलाई, नहीं चला पाए, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, बार बार कोशिश की, लेकिन उसकी जगह मान लेते कि असंभव है, नहीं होगा, कभी नहीं होता, तो कभी नहीं हो पाता। लेकिन आपने संभव करने की कोशिश की कि नहीं इसको चलाएंगे, कैसे चलाना मैं देखता हूँ, गिर के, पड़ के, छिल के, तो ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बना। उस न्यूरल पाथवे की वजह से वो पॉसिबल हो पाया। तो दिस इज़ द टाइम नाउ, क्योंकि अब साइंस के एडवांसमेंट से हम ये समझ पा रहे हैं कि सक्सेस के पीछे भी एक साइंस काम करती है। बात सही है। हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजी काम करती है, न्यूरो साइंस काम करता है। तो अब हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी बिलीफ बदलनी होगी, हमें पॉसिबिलिटीज़ के सीड्स अंदर डालने होंगे, हमें जो चाहिए उसके बारे में एटलीस्ट सोचना होगा, बोलना होगा, उसके बारे में बात करना होगा। क्योंकि आप मान बैठे कि नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। और जब क्या होता है, देखो साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो
आपने मान लिया कि नहीं होगा, ठीक है, और वो नहीं हो रहा, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब इंसान मुसीबत में होता है हाँ, तो वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है। तो कुछ भी कर जाता है, बहुत सी वीडियोस देखे मैंने। एग्जैक्टली मान लो आप भाग नहीं सकते, आप बोलते हो भाई मेरे बॉडी में इतना जोर नहीं है, नहीं भाग सकता, हम्म लेकिन आप एक अंधेरी जगह पर हो और कोई सुनसान जगह पर हो और कोई गन लेके आपके पीछे भागेगा, तो आप पाएंगे कि आप अपने बॉडी और माइंड की सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हो। बिल्कुल सही बात है। वो मजबूरी में हम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है, समझो, लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, उस कैपेसिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कैपेबिलिटीज़ जो अंदर है उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या करके, एक बिलीव बना करके, नहीं ये करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन हाँ करना है। तो वो करना है, उस वजह से उसको ब्रेन को जब सजेशन जाता है वो एक हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है और फिर ब्रेन अपनी लिमिट्स को एक्सपांड करता है। और इसलिए हम बहुत कम माइंड पावर का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक चीज़ जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक ह्यूमन एवरेज, एक इंसान जनरली पूरी ज़िंदगी अपने ब्रेन का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। अच्छा। और 80%, इस 80% जो हिस्सा है वो अनयूज्ड ही रहता है। ओके। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि जो 20% हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से मैक्सिमम अपने ब्रेन पावर का मैक्सिमम 5 to 6% 20% में से यूज़ करते हैं। अच्छा, उस 20 में से भी इतना यूज करते हैं? यस। अब जरा सोचो कि इतने माइंड पावर का छोटा सा इस्तेमाल कर कर मैंने प्लेन बनाई, मैंने शिप बनाई, मैंने डिवाइस बनाया, ये माइक बनाया, आज ये टेक्नोलॉजी बनाई, चांद पे पहुंच चांद पे पहुंच गए, बुर्ज खलीफा बनाई। गए। अब इमेजिन करो कि अगर मैं अपने ब्रेन का 20% ही यूज कर लूं। और टोटल 10-20% छोड़ो, सिर्फ 10% भी यूज़ कर लूँ या 20% यूज़ कर लूँ, तो आज की तारीख में किसी भी साइंटिस्ट के पास या किसी के पास भी जवाब नहीं है कि अगर हम पूरे माइंड का 20% पावर यूज़ कर ले तो हम क्या कर सकते हैं। सवाल तो यही कि वो यूज कैसे करें। सवाल तो यही है कि वो यूज कैसे करें, कौन बताएगा मुझे? अगर जिन लोगों ने 10% यूज कर लिया, दुनिया ने उनको सुपर पावर, मतलब सुपरमैन बोल दिया, उसको बताया कि उसके पास सुपर पावर आ गई, कुछ ऐसा होता है क्या? देखो, यह सुपर पावर है, कुदरत ने हमें इतने अनलिमिटेड पावर्स दिए हैं जो हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हाँ। हमें सोशली ये चीज़ें बताई नहीं गई, समझाई नहीं गई कि आपके अंदर कुदरत ने सारे पावर दिए। देखो, इस धरती पे जितने भी महापुरुष हो चुके हैं उन सबको उठा के पढ़ोगे तो आखिरकार में उनका सार यही है कि सारी की सारी शक्तियाँ शरीर में। आपके अंदर है। सब ने यही कहा, लेकिन हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस कहाँ रही, सारी बाहर रही, बाहर कराते गए। तो अगर आप बाहर कहीं अटके हुए हो तो अंदर उतर नहीं सकते। आपको अंदर उतरना है तो आपको बाहर से सारे कनेक्शन ब्रेक करने होंगे। बिल्कुल सही बात है, उसको छोड़ेंगे नहीं तो यहाँ आएंगे कैसे? आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें सुनने में बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, बट अगर कई इतिहास में हम कई लोगों को अपने आसपास देखते हैं, लाइक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, -15 डिग्री में नेकेड मेडिटेशन करते हैं। वो क्या है, वो उनके माइंड का ही पावर है, वो अपने पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसको एक वीडियो काफ़ी वायरल है कि वो अपने दिमाग पे ड्रिलिंग मशीन लगाता है, बड़ी, यस, बड़ी ड्रिलिंग मशीन। ओके। लेकिन उसने माइंड से बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि ब्रेन को कुछ होता ही नहीं, खरोच तक नहीं आती। अब लोग कहेंगे ये चमत्कार है, नो, साइंस ये कह रहा है कि ये, साइंस की नज़र में ये क्या है? ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी मानसिक शक्तियाँ है जो कुदरत ने हमें दी है। ओके। देखो ना, जब क्रिश्चियन मिशनरीज एक बार ना अमेजोन के जंगलों में गए थे, तो वहाँ पर ना वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने गए। सुनो चमत्कार कैसे, ये कितनी चमत्कारिक चीज़ें हमारे दिमाग में पावर, माइंड में पावर है। तो वहाँ जब कुछ दिन उनके साथ रहे तो उनका एक फेस्टिवल था उन लोगों का। तो जब वो फेस्टिवल था तो फेस्टिवल में क्या करते हैं कि अब उनके जो भगवान है वो अलग ही अग्निदेव है। ओके। वो हमारे भगवान को जानते भी नहीं है कि ऐसे भगवान भी होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो अब वो क्या करते हैं, उस फेस्टिवल के दिन अग्निदेव की एक प्रतिमा बनाते हैं। ओके। वो प्रतिमा बनाने के बाद उनसे कुछ प्रोसेस करते हैं, गोल गोल घूमते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जलाएंगे नहीं। देखो, अग्नि को देव क्यों माना गया शुरुआत से ही? क्योंकि जब ह्यूमंस स्टार्टिंग में आए तो रात को जब इंसान सोता था गुफाओं में, तो जानवर ना आके खा जाए, सांप बिच्छू ना खा जाए,
तो उससे उसे कौन बचाता था? अग्निदेव। फायर, अग्नि उसको लाइट देती थी नाइट में। इसीलिए अग्नि को देवता माना गया है काफ़ी जगहों पर, काफ़ी दुनिया में अलग अलग जगह पर। तो अब वो क्या कहते हैं प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप हमें जलाएंगे नहीं। हम्म और ये प्रार्थना कर कर वो क्रिश्चियन मिशनरीज देखते हैं हम्म वहाँ का हर बच्चा, हम्म हर बूढ़ा, हम्म हर महिला हम्म 24 फीट लंबी फायर वॉक करते हैं। हाँ, ये हमने ऐसे भी देखा है कई जगहों पे। वो बिलीव कर लेते हैं कि मेरे अग्निदेव ने मान लिया है, मुझे जलाएंगे नहीं। 24 फीट लंबी फायर वॉक करते हैं। जलना तो दूर, पाऊँ किसी को हल्की सी खरोच तक नहीं आती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब मान्यता। हम नहीं, हमने मान तो लिया, लेकिन हमारे शरीर की ये अंग मतलब नहीं जल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हमारे कुदरत ने, जैसा मैंने आपके कैमरामैन को हिप्नोटाइज करने नीडल थ्रू एंड थ्रू करी। हाँ, अब जैसे वो किसी के लिए चमत्कार हो सकता है कि वो निडल इस पार से उस पार हो गई, आपके लिए वो साइंस है। मैंने उससे बाद में पूछा कि यार ठीक है, उस समय उन्होंने किया, हो सकता है कुछ ऐसा कर दिया हो, क्या घर जाने के बाद भी दर्द नहीं हुआ? तो बोला 2 छेद तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आप रेकी भी करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई रेकी का भी रोल रहा हो, उस एनर्जी का कोई रोल रहा हो? नहीं, इसमें एनर्जी, हिप्नोसिस साइकोलॉजी का साइंस है और रेकी एनर्जी साइंस है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं हिप्नोटिज्म से? देखो, हिप्नोटिज्म से जैसा मैंने कहा कि हम सारी बीमारियों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। एक बहुत पुरानी कहावत है, लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। हाँ, जो बीमारी बाहर क्योर नहीं हो सकती, इसका मतलब वो बीमारी आपके शरीर में नहीं है, दिमाग में है। दिमाग में। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो आप जब तक माइंड से फिट नहीं हो, फिजिकली फिट होना इम्पॉसिबल है। सेकंड, हम हिप्नोसिस के थ्रू अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। कोई भी डीप रूटेड हैबिट है उसको बदला जा सकता है। ठीक है। आपके सारे बिलीव्स बदल सकते हैं ठीक कि है। जो भी बिलीव्स आपके अंदर होते हैं, आप जो मानते हो अपने बारे में, वो, उसके बाद हम अपने माइंड को गोल्स दे सकते हैं। हिप्नोसिस के थ्रू ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गोल्स देते हैं। क्या वो गोल्स लेता है और उस गोल्स को अचीव करता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचने का सबसे बेस्ट वे है हिप्नोसिस। बिल्कुल सही। तो फिर हम उसको गोल देते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में गोल्स को पूरा करते हैं। फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हिप्नोसिस के थ्रू ही होता है। बिकॉज हिप्नोसिस ही हमें मदद करता है सिबकॉन्शियस लेवल पे जाओ और उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करो, ओके। जिससे जो चाहो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। इस पे किताबें भी हैं, जो चाहो पालो, एग्जैक्टली। सोचो और पालो। यानी आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, वो दिखती नजर आएंगी। और अगर ये आपसे कोई करवाना चाहे तो कितने दिनों का प्रोसेस होता है ये? देखो, बहुत डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, पर्सन टू पर्सन। किसी के बिलीफ सिस्टम है तो कई बार हम 2 सेशन 3 सेशन में भी कोई बिलीफ्स चेंज कर देते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा डीप रूटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें 5 to 7 सेशंस लगते हैं। लाइक डिप्रेशन हो किसी को तो कभी 5 सेशन, 6 सेशन, 7 सेशन। किसी को एडिक्शन है तो उसको 10 सेशन लगते हैं। अच्छा। तो डिपेंड्स प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, पर्सन टू पर्सन के कितने सेशन लगेंगे। जनरली 5-7 से लेकर 10 सेशन तक लगते हैं। मेरे शो पे जितने भी लोग आते हैं ना, जो टेक्निकल लोग, एनएलपी के आए, रेगी के आए, तो वो लोग, जो दर्शक होता है वो कहता है कि आते तो हैं लोग, ज्ञान दे के चले जाते हैं, लेकिन कोई टेक्निक नहीं बताते। चलिए मैं आपसे एक कॉमन सवाल पूछता हूँ जो हर किसी की प्रॉब्लम होती है। कोई कहीं जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कुछ पहन रहा है, किसी को फेस करना है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई ऐसी तकनीक बताइए जिससे कि वो किसी भी काम को करने जाए उससे पहले वो उन चीज़ों को याद कर ले या बात कर ले तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, जैसे पॉडकास्ट में तो हमारी थोड़ी लिमिटेशंस रहती है, तो हम क्या सिखा सकते हैं, बट या श्योरली हम शायद पार्ट 2 ऐसा रखेंगे तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम सिखा पाएंगे ऑडियंस को। तो काफ़ी जो टाइम निकाल रही है हमारे लिए ऑडियंस, उनके लिए कुछ यूज़फुल हो। लेकिन एक कॉन्फिडेंस के लिए हम बात करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब लो कॉन्फिडेंस जो है, फियर जो है, हेजिटेशन जो है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है। इसीलिए आप वैसा फील करते हो। ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। ठीक है। जो इमेजेस के थ्रू जो देते हैं वो उसे मान लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑडियंस को मैं कहूँगा कि 21 डेज तक आप क्या करो, 21 डेज तक रोज़ सुबह जब उठो या फ्रेश व्रेश होकर या ब्रश व्रश कर 21 डेज तक एक इमेज अपने दिमाग में बिल्ड करो अपनी। हाँ, अब आपको आइज़ क्लोज करनी है और एक इमेज बनानी है। अब मैं विजुअलाइजेशन वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं इमेजिनेशन वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सेंसेस। ओके। आपको देखना है, उस इमेजिनेशन में सुनना है आवाज़ें, ओके। महसूस करना है, ओके। और स्मेल और टेस्ट हो उस जगह पर तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। अब आपको मान लो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ऑफिस जाते हो, कलीग के साथ कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते या क्लाइंट्स के साथ कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, तो आप सिंपल है 5 मिनट के अंदर रोज़ सुबह उठो, 5 मिनट में अपना पूरा दिन देखो आप, ओके। क्या कॉन्फिडेंटली पूरा दिन ऑफिस में या शॉप में आप कहीं पे भी काम करते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हो, घर से लेकर ऑफिस जाने तक, ऑफिस से घर आने तक और रात को सोने तक, पूरे दिन को अपने माइंड में रिहर्स करो और अच्छे से क्लियरली इमेज बनाओ कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी सोच कॉन्फिडेंट है, आपका एनर्जी अच्छा है, आप पॉजिटिव है। तो जब 21 से 40 दिन तक आप लगातार करिए, ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा। अगर बहुत डीप रूटेड आपके अंदर नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो थोड़ा समय लगेगा, यही परसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो आप रिपीटेडली 21 से 40 दिन इस प्रोसेस को कीजिए, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा भी नहीं। पूरे दिन को मेंटली रिहर्स कीजिए अपने माइंड में, और ये सब मेंटल रिहर्सल टेक्निक कहते हैं साइकोलॉजी में, हिप्नोसिस में, कि जब एक्टर कोई चीज़ को रूम में बैठकर कोई कैरेक्टर को अपने अंदर रिहर्स करता है, वो तभी कैमरे के सामने एकदम नेचुरल हो पाता है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा ही हमें करना है, हमें माइंड में पूरे दिन को कॉन्फिडेंटली जी लेना है। और जब आप माइंड में पूरे दिन को कॉन्फिडेंटली जी लेंगे, तो आपके ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी है उसको एक्चुअली उसी तरह से आपको पूरे दिन बिहेव करवाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम 21 दिन कर लेते हैं, 40 दिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस में अपने आप चला जाएगा वो। Exactly. उसके बाद फिर हम जब उसके बाद रोज जगेंगे तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जैसा 21 दिन सोचा था हमने। एग्जैक्टली। और एक और बात ऑडियंस को कहना चाहूँगा, कई लोगों को लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम का बड़ा सॉल्यूशन होगा। नहीं, सॉल्यूशन हमेशा छोटा ही होता है, छोटा ही होता है। और ये आपको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये लोगों को सुनने में सिंपल लग रही होगी टेक्निक, लेकिन कोई 5 दिन करेगा तो उसको थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन कोई 21 दिन पूरा करेगा तो टेक्निक उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट देगी। ये सिंपल नहीं है, समय की वजह से हम लोग इसको यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो करने को रह जाएंगी। आपको लगता है रह जाएंगी तो लिख दीजिए कमेंट में, देखेंगे अगली बार बैठ लेंगे। एक बात तो पते की है, ये सिंपल क्यों नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हमें अपनी आदतों को चेंज करने में बड़ी मुश्किल होती है, और आदतें इसलिए नहीं चेंज होती हैं कि पीछे से एक मन होता है जो रोज़ चैलेंज कर रहा होता है। आप सोच लीजिए ना, किसी आदत को छोड़ना है, मन चैलेंज करेगा और छोड़ने नहीं देगा। लेकिन जब आप 21 दिन 40 दिन तक करते हैं ना, तो वो हैबिट में शामिल हो जाता है। हैबिट कैसे बनती है? जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और यही वजह है कि लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है इस पे, और जिन्होंने लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है। एक लाइन जो बीच में आई थी ना, कि बहुत लोग कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, या किसी ने कहा कि ठान लिया तो जीत गए और अब मान लिया तो हार गए। ये ऐसे ही नहीं है, ये उस मन की ताकत है जो दिखाती है। करिए आप भी प्रयोग, और लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो वो सवाल लिख भेजिए। अगले एपिसोड में जब हम बैठेंगे तो आपसे बात करेंगे और उन सवालों का जवाब भी देंगे। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, और मैं भी करता हूँ।